गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम 1 सितंबर से लेके 9 सितंबर के बीच जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं सिर्फ उन्हीं को रिवीजन करेंगे। अगर आप हमारी पिछली किसी भी वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको प्राइस यहाँ पर दिख ही रहे हैं। आपको जितने महीने की पीडीएफ चाहिए उतने रुपए आपको इस कोड को स्कैन करके पे कर देने हैं और उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, जिसके बाद पीडीएफ फाइल हम आपको व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड करवा देंगे। मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो वेबसाइट थी वो बंद हो चुकी है। अब दूसरी वेबसाइट आपको कब तक देखने को मिले ये अभी से कुछ भी कंफर्म नहीं है। जैसे ही कोई दूसरी वेबसाइट बनेगी या फिर हम उसे बनाना स्टार्ट करेंगे तो वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। तो इससे रिलेटेड प्लीज़ बारी बारी क्वेश्चंस ना कीजिए कि वेबसाइट कब बनेगी, क्योंकि मेरा फ़िलहाल बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा है। क्योंकि आपको पता ही है मेरी वीडियो भी आपको हफ्ते में या 10 दिन के बाद देखने को मिलती हैं, तो टाइम काफ़ी कम रहता है मेरे पास। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ उन्हीं को मैं वीडियो में एक साथ हफ्ते या 10 दिन में डालता हूं। तो वेबसाइट से रिलेटेड जो भी बात है मैंने आपको बता दी है। जैसे ही कोई वेबसाइट हम बनाएंगे मैं आपको सूचित कर दूंगा, बता दूंगा, और जो वीडियो है उसके अंदर उसका लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगा। अगर आप हमारे अगस्त के महीने की जो पीडीएफ है वो ख़रीदना चाहते हैं तो आप उसे भी ख़रीद सकते हैं। ये रेडी हो चुकी है और इसकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर डाल दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शंस में दिए गए लिंक पर या फिर हमारे चैनल पर जाकर अगस्त के महीने की टॉप 70 क्वेश्चनों की हरियाणा करंट अफेयर्स की वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज के 1 से लेकर 9 नवंबर तक बनने वाले जो क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट उन्हें हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि कौन सा हाईवे देश का पहला इलेक्ट्रिक्स वाहन हाईवे बन गया है। तो ये हाईवे बना है दिल्ली से चंडीगढ़ का हाईवे। इसके बाद है प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं से युक्त इंटरनेशनल मसाला मंडी मार्केट्स कहाँ पर विकसित की जाएगी। तो ये जो मंडी है ये विकसित की जाएगी सोनीपत के अंदर। सोनीपत जिले के सिरसा गांव में ड्राई फ्रूट, दाल और मसाला मार्केट को 16 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज और कनेक्टिविटी की सुविधाएं भी यहां पर दी जाएंगी। मार्केट के बनने से प्रदेश में व्यापार भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और जीएसटी भी यहां पर मिलेगा। इसके बाद है हरियाणा पुलिस के कितने पुलिस अधिकारियों को वर्ष 2021 के लिए जाँच में उत्कृष्टता के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। तो ये किया गया है 14 जो पुलिस ऑफिसर हैं उन्हें अलंकृत किया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा पुलिस के 14 अधिकारियों व जवानों को पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। 2 पुलिसकर्मियों को पुलिस वीरता पदक, जिनमें राकेश कुमार एएसआई और पवन कुमार कांस्टेबल शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है डॉक्टर CS राव को, जो कि ADGP हैं। पुलिस अकादमी मधुबन को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए भी चुना गया है। इसके बाद है हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने अकादमी परिसर में कितनी पुस्तकों का लोकार्पण किया है। तो ये किया गया है 2 पुस्तकों का लोकार्पण। महाकवि सूरदास सम्मान से सम्मानित सोनीपत के साहित्यकार डॉक्टर संतराम देसवाल की 21वीं सदी के ललित निबंध और हरियाणवी लोक साहित्य में कड़का विधा नामक 2 पुस्तकों का विमोचन यहाँ पर किया गया है। सोनीपत की कवयित्री डॉक्टर राजकला देसवाल ने उजली राहें नामक कविता संग्रह को भी यहाँ पर लोकार्पित किया है। इसके बाद है किस जिले के गांव खानपुर में 5 एकड़ भूमि पर लाड़ो की बगिया ऑक्सीजन वर्चुअल का शुभारंभ किया गया है। तो ये किया गया है झज्जर के अंदर। प्रदेश भर में लगाए जा रहे ऑक्सीवन की श्रृंखला में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाली तीज के अवसर पर झज्जर जिला के गांव खानपुर खुर्द में 5 एकड़ भूमि पर लाड़ो की बगिया ऑक्सीजन का वर्चुअल शुभारंभ किया है। इस अवसर पर करीब 500 बेटियों ने 500 पौधे लगाए, जिनकी देखभाल करने का कार्य भी वह स्वयं ही करेंगी। इसके बाद है हाल ही में लॉन्च की गई किस पुस्तक में वन विभाग के द्वारा जारी की जा रही गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी गई है। तो ये जानकारी दी गई है धरोहर में। 72वें वन महोत्सव पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ई पौधशालाएं ऐप को लॉन्च किया है। 72वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर प्रदेश के अंदर 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने धरोहर नामक पुस्तिका का भी विमोचन किया है, जिसमें वन विभाग के द्वारा जारी की जा रही गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी गई है। यह पुस्तक हरियाणा में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और योजना बनाने के लिए
नीति निर्माताओं, वन प्रबंधकों, शिक्षाविदों और नागरिकों के लिए बहुत ही मददगार साबित हो जाएगी। इसके बाद है, मुख्यमंत्री ने किस पूर्व IAS अधिकारी व कवयित्री के द्वारा संकलित पुस्तक हरियाणा पर्यावरण और प्रदूषण कोड का लोकार्पण किया है? तो ये किया गया है धीरा खंडेलवाल के द्वारा। आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद है, हरियाणा सिविल सचिवालय में लघु प्रदर्शनी और डिजिटली सूचना पट का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। हरियाणा सिविल सचिवालय में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा का योगदान पर आधारित लघु प्रदर्शनी और डिजिटली सूचना पट का शुभारंभ किया गया। ऐसे में आज़ादी का इतिहास कहानियाँ डिजिटली पट पर लगाई गई हैं ताकि लोग उनसे प्रेरणा भी ले सकेंगे। इसके बाद है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये हाल ही में किया गया है AAS नाम का सॉफ्टवेयर। तो AAS की जो फुल फॉर्म है वो है ऑटो अपील सॉफ्टवेयर। अब जनता को घर द्वार पर योजनाओं का लाभ ही मिल सकेगा। कोताही बरतने वाले अफसरों पर इस ऐप की वजह से गाज गिरेगी, यानी कि उन्हें अब डर होगा। अब ये ऐप क्या है और कैसे काम करता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, ये ऑटो अपील जो सॉफ्टवेयर ऐप है, ये किसी भी फाइल को कुछ समय के लिए ऑटोमेटिक्स एक अधिकारी के पास पहुँचाता है जहाँ से उसकी शुरुआत होती है। अगर वहाँ पे उसकी अपील नहीं सुनी जाती है तो उससे अगले अधिकारी के पास, फिर उससे अगले अधिकारी के पास, इस प्रकार से जाती है। तो ये जो ऐप है AAS, ये इस प्रकार से काम करता है। और ऐसा ऐप बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य भी बन गया है। तो ये जो ऐप है, ये देखिए कुछ ऐसे काम करेगा। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत अपीलेट अथॉरिटी के अंदर आप जो आवेदन करेंगे वो चला जाएगा। इसके बाद अधिकारी या कर्मचारी को तय समय सीमा के अंदर आपका जो काम है वो करना होगा। समय सीमा में काम न होने पर वरिष्ठ अधिकारी के पास जो आपका काम है वो चला जाएगा। अब उसके बाद भी अगर दोनों स्तरों पर काम नहीं होता है तो कमीशन जो है उसके पास जो है आपका जो काम है वो चला जाएगा। और निर्धारित समय सीमा के अंदर अगर वहाँ पर भी काम नहीं होता है तो फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी या फिर कर्मचारी पर 3 बार जुर्माना लगने पर उसको नौकरी से भी रेस्टिगेट किया जा सकता है, उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता है। तो ये एक काफ़ी अच्छा काम किया गया है। हालांकि ये कागज़ों पर देखने को मिल रहा है, लेकिन रियल में कितना लागू होता है, कितना कामयाब होता है, उसी के बाद पता चल पाएगा कि ये वाही लूटने लायक हैं या नहीं है। इन्होंने तो कह दिया हरियाणा पहला ऐसा राज्य बन गया, लेकिन ये काम करेगा तभी तो बनेगा ना। अब ऐसे कागज़ों के अंदर बेफालतू की बकवास करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि पता ही है कि जो खट्टर सरकार है वो कैसा काम कर रही है रोज़गार के मामले में, और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा डल है, सिर्फ कागज़ों में ही हर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। खैर चलिए हम अपने हरियाणा करंट अफेयर पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता व लेखिका द्वारा लिखित पुस्तक लोकपुंज का विमोचन किया है? तो ये किया गया है डॉक्टर संजीव कुमारी के द्वारा। आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण व पानी की बचत आज की आवश्यकता बन गई है और इसी कड़ी में हर किसी को अपना योगदान भी देना होगा। इसके बाद है, भारत का कौन सा राज्य ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे आगे है? तो ये है हरियाणा। हरियाणा इस मामले में सबसे आगे है। एक सर्वे किया गया है जिसके अंदर हरियाणा अव्वल इसके अंदर रहा है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस पैरालंपिक खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो फोटो में आपको पता ही चल गया होगा, जिन्होंने ये फोटो देखी हुई है उन्हें पता ही है। ये जीता है हरविंदर सिंह ने। पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने पर खिलाड़ी हरविंदर सिंह को हरियाणा खेल नीति के तहत 12.5 करोड़ रुपए की इनामी राशि, सरकारी नौकरी और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसके बाद है, वर्तमान में हरियाणा में कृषि की विकास दर कितने प्रतिशत है? तो ये है 6.3%। इसके बाद है, हरियाणा के मुख्य सचिव श्री विजयवर्धन ने किसके द्वारा रचित बूंद बावरी किताब का लोकार्पण किया है? तो ये किया गया है धीरा खंडेलवाल के द्वारा। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक्स में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता गया है गोल्ड मेडल। तो यहाँ पर मनीष नरवाल ने 50 मीटर पिस्टल SH1 के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया है और 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीतकर टोक्यो समरी पैरालंपिक्स 2020 में एक नया इतिहास रच दिया है। मनीष मूल रूप से सोनीपत जिले के रहने वाले हैं। 27 वर्ष पूर्व उनके पिता दिलबाग सिंह नरवाल फरीदाबाद में आकर
रहने लगे थे। 18 वर्षीय मनीष नरवाल सेक्टर 70 रॉयल हेरिटेज सोसाइटी IMT के अंदर रहते हैं। उनके पिता दिलबाग सिंह का अपना खुद का एक व्यवसाय है। तो यहाँ पर इनके जीवन के बारे में आपको बता देता हूँ। इनका पूरा नाम मनीष नरवाल है। जन्म तिथि 17 अक्टूबर 2001 है। जन्म स्थान हरियाणा के सोनीपत में है। इनकी वर्तमान उम्र 19 साल है। इनके पिता का नाम दिलबाग सिंह है। ये एयर पिस्टल शूटिंग खेल खेलते हैं और इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है और फोटो में आप इन्हें देख ही रहे हैं। इसके बाद मनीष नरवाल ने 2018 के अंदर जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में 50 मीटर तथा 10 मीटर खेल इवेंट्स में गोल्ड और ब्रांज मेडल भी जीता हुआ है। इन्होंने सिडनी में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2019 में अपना परचम लहराते हुए 3 कांस्य पदक भी जीते हैं। मनीष नरवाल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए साल 2020 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इनके बारे में आपको अच्छे से याद करके रखना है और दोहरा के रखना है, क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकती हैं। तो अच्छे से आपको इन्हें रिविज़न करना है। इसके बाद है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में सिंहराज ने कौन सा पदक जीता है? तो सिंहराज ने जीता है ब्रांज व सिल्वर मेडल। इसके बाद है, किस प्रदेश के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम्स का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया गया है? तो ये रखा गया है पुणे के इंस्टीट्यूट का नाम। तो पुणे में आप देख सकते हैं, ये हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं और ये इस स्टेडियम का उद्घाटन कर रहे हैं जब इसका नाम बदला गया नीरज चोपड़ा स्टेडियम, क्योंकि जो नीरज चोपड़ा थे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इसी वजह से इसका नाम यहाँ पर इनके नाम से रख दिया गया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम से सेना खेल संस्थान पुणे के आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया है। यह उद्घाटन समारोह सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और नीरज चोपड़ा की मौजूदगी के अंदर ही हुआ है। इसके बाद है, हाल ही में चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बनवारी लाल पुरोहित को। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने कर्तव्यों के अलावा पंजाब के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को भी नियुक्त किया है। उन्हें चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में भी नियुक्त किया गया था। बनवारी लाल पुरोहित की पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्ति पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले होती है, जो कि 2022 में होने वाले हैं। तो पंजाब विधानसभा के बारे में बात करें तो पंजाब विधानसभा 1952 में पहले चुनाव पर संविधान के तहत अस्तित्व के अंदर आई थी और वर्तमान में पंजाब विधानसभा में 117 सदस्य हैं। इसके बाद भारत का कौन सा राज्य पैसेंजर व्हीकल बनाने में पहले नंबर पर है? तो ये है हरियाणा। हरियाणा ही पैसेंजर व्हीकल बनाने पर पहले नंबर पर है। इसके बाद है, बच्चे के रोने का कारण बताने वाला ब्रेसलेट का आविष्कार हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया GJU यानी कि गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब ये ब्रेसलेट काम कैसे करता है? देखिए, इसके अंदर सेंसर युक्त जो वो हैं चीज़ें हैं वो लगाई गई हैं और मोबाइल से ये कनेक्ट हो जाता है और एक ऐप के द्वारा इसे कंट्रोल किया जा सकता है और उस ऐप में इसका पूरा डाटा स्टोर रहता है। बच्चे की नाड़ी, धड़कन, शरीर के तापमान और रोने की आवाज़ पर ये कंटिन्यू नज़र रखता है। इसके अंदर आर्टिफिशियल सैंपल से मिलान करने की जो तकनीक है वो लगाई गई है, जिसकी वजह से ये बता देता है कि आपका जो बच्चा है वो आखिरकार किस कारण से या किस वजह से रो रहा है। तो ये गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किया गया है। इसके बाद है, MDU के टैगोर ऑडिटोरियम में शिक्षक दिवस पर किसने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया? तो ये सम्मानित किया गया हमारे जो हरियाणा के राज्यपाल हैं उनके द्वारा, और हमारे हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो आप देख सकते हैं ये इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में रेलवे ने UVC डिवाइस तैयार करवाया है? तो ये करवाया गया है हिसार के द्वारा। यात्रियों को संक्रमण से बचाने के लिए रेल विभाग ने अपनी एक अनूठी पहल शुरू की है। रेलवे ने UVC नामक डिवाइस तैयार कराई है। इसे रोबोट के द्वारा संचालित किया जाएगा। इस डिवाइस में मात्र 2.5 मिनट में एक बोगी को सैनिटाइज किया जाएगा। इस तकनीक का इस्तेमाल पहली बार किया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी तकनीक है और काफ़ी अच्छा है कि इसे इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बीमारियों को अच्छे से कंट्रोल भी किया जा सके। रिमोट कंट्रोल से चलने वाली इस मशीन के इस्तेमाल से पूरी रेलगाड़ी को स्वचालित रूप से कीटाणु रहित किया जाएगा। यह तकनीक उन स्थानों पर भी कारगर है जहां पर किसी अन्य मौजूदा प्रक्रिया द्वारा
नहीं पहुंचा जा सकता है। तो वहाँ पर भी ये प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा कारगर है। इसके बाद है किस क्षेत्र की ढोसी हिल्स को पर्यटन स्थल के रूप में सरकार है वो बनाएगी? तो ये बनाएगी नारनौल को। तो नारनौल के अंदर काफ़ी सारी देखने लायक चीज़ें हैं और वहाँ पर सरकार उन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। हालांकि मैं यहीं आसपास से ही हूँ, रेवाड़ी मेरा ज़िला है, तो महेंद्रगढ़ पास में लगता है, महेंद्रगढ़ ज़िला भी। तो मैंने ये काफ़ी चीज़ें देखी हुई हैं, बहुत ही खस्ता हालत में है, बिल्कुल भी इन पे गौर नहीं किया हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, देखने लायक चीज़ें हैं। अगर सरकार इन पे गौर करती है तो काफ़ी अच्छे से इन्हें संरक्षित किया जा सकता है और काफ़ी अच्छी लोकेशन यहाँ पर देखने की बन सकती है। चवन ऋषि की तपोभूमि ढोसी हिल्स जो कि नारनौल में है, इसको मनोहर सरकार पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना चाहती है। इसके लिए पर्यटन विभाग को जिम्मा भी सौंपा गया है। ये पहाड़ियाँ 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। इसके बाद हरियाणा के किस जिले के गांव हाबड़ी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कैथल के अंदर। हरियाणा में 11वां हॉकी का सिंथेटिक मैदान तैयार हो गया है। अब कैथल के गांव हाबड़ी में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी के मैच हो सकेंगे। सीएम मनोहर लाल 4 जून को इसका उद्घाटन करेंगे और गांव हाबड़ी हॉकी का एक तरह से हब भी माना जाता है। यह मैदान 4 एकड़ के अंदर 11.10 करोड़ की लागत से गांव हाबड़ी के अंदर तैयार किया जा रहा है। 30 खिलाड़ियों के लिए एकेडमी भी तैयार की गई है, जहां पर कोचिंग के साथ रहने व खाने की सुविधा भी दी जाएगी। फ्लड लाइट की व्यवस्था के कारण रात को भी यहाँ पर मैच हो सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ ही राष्ट्रीय कैंप भी यहाँ पर लगाए जा सकेंगे। इस मैदान में 400 दर्शक स्टेडियम में होने वाले हॉकी मैच का आनंद भी ले सकेंगे। 2017 में सीएम मनोहर लाल ने इस स्टेडियम को बनाने की घोषणा भी की थी। इसके बाद है उजली राह नामक कविता संग्रह को किसने लिखा है, जिसका हाल ही में विमोचन हुआ है? तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो कोई बात नहीं, आप एक बार दोबारा से जान लीजिए। इसकी जो रचना है ये डॉक्टर राजकला देशवाल के द्वारा की गई है। आपको अच्छे से क्वेश्चन ये याद भी हो जाएगा। तो हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने अकादमी परिसर में 3 पुस्तकों का लोकार्पण किया है। महाकवि सूरदास सम्मान से सम्मानित सोनीपत के साहित्यकार डॉक्टर संतराम देशवाल, 21वीं सदी के ललित निबंध और हरियाणा लोक साहित्य में कड़का विधा नामक 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया है। सोनीपत की कवित्री डॉक्टर राजकला देशवाल ने उजली राहें नामक कविता संग्रह को भी लोकार्पित किया है। इसके बाद है हरियाणा में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में कितने करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को पास किया गया है? तो ये हाल ही में ये फैसला लिया गया है और यहाँ पर 160 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पास किए गए हैं। ये फैसला 7 सितंबर 2021 को ही लिया गया है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें पास की गई हैं उनके बारे में आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूं। सबसे पहले तो हरियाणा रोडवेज के अंदर ई टिकटिंग की 4500 मशीनें खरीदने की मंजूरी मिल गई है। यानी कि अब जो हाथों से टिकट काटते थे उसकी बजाय अब मशीनें दी जाएंगी और मशीनों से डिजिटली प्रिंटिंग होकर आपकी टिकट बनाई जाएगी, जिस प्रकार से जो राजस्थान रोडवेज है उनके अंदर बनाई जाती हैं। इसके अलावा प्लेवे स्कूलों में फर्नीचर एवं वाटर प्यूरीफायर के टेंडर को भी स्वीकृति दी गई है। बिजली निगमों के लिए 3 फेज प्रीपेड बिजली मीटर खरीदने की भी मंजूरी दी गई है। ट्रांसफार्मर्स व उनके लिए तेल कई प्रकार के बिजली के तारों की खरीद भी जो है उसकी मंजूरी दी गई है। जैक जंक्शन सीवर मशीनों को खरीदने के लिए टेंडर भी स्वीकृत किए गए हैं। पशुओं के अंदर गलघोटू व मुंहखोरी की बीमारी की रोकथाम के लिए 1.20 करोड़ रुपए के टीके भी खरीदे जाएंगे। तो ये कुछ हाल ही में फैसला लिया गया है और 160 करोड़ रुपए इन पर खर्च किए जाएंगे। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने हाल ही में हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया है। इसके पहले CEO कौन बने हैं? तो इसके पहले CEO बने हैं शरणदीप सिंह। सरकार ने IS राजीव रतन को वर्तमान कार्यभार के अलावा CP ग्राम PG पोर्टल के नोडल अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा है। HCM अधिकारी मुकुंद वर्तमान कार्यभार के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव का जिम्मा भी संभालेंगे। इसके बाद है ESFB ने क्रिकेटर स्मृति मंधाना के अलावा किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया गया है रानी रामपाल को। इक्टोस स्माइल फाइनेंस बैंक, जिसे शॉर्ट में ESFB भी कहा जाता है, इसने भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 5 सितंबर 2021 को इक्टोस स्माइल फाइनेंस की 5वीं वर्षगांठ के दौरान की गई थी। रानी रामपाल की बात करें तो रानी रामपाल भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी थी। उन्होंने 2010 विश्व कप में 15 साल की उम्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।
वह भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रही हैं और 2017 में एशियाई कप, एशियाई खेलों 2018 में रजत पदक, एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2018 में रजत पदक और 2019 में FIH सीरीज़ फाइनल भी जीत चुकी हैं। स्मृति मंदाना की बात करें तो स्मृति मंदाना को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के रूप में मान्यता भी दी गई है। इक्टोस स्माइल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करें तो वर्तमान में इसके MD और CEO वासुदेवन पठानी नरसिम्हन है और इसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। इसके बाद है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान किस वर्ष से शुरू किया गया है? तो ये सम्मान शुरू किया गया है इसी साल से 2021 से। अकादमी के द्वारा यह सम्मान वर्ष 2021 से लोक साहित्य एवं संस्कृति वर्ग के अंतर्गत लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान के नाम से आरंभ किया गया है और इसके सम्मान के अंदर जो राशि है वो 2 लाख रुपए दी जाएगी। तो यहाँ पर आज इस हफ्ते के लगा लीजिए या फिर 9 दिन के क्वेश्चन हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। तो अब हम देख लेते हैं इससे पहले की वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चंस पूछा था उसका आंसर क्या था। हालांकि उसको काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो मैंने उस समय क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा के किस जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर था वो था महेंद्रगढ़ के अंदर इसका निर्माण किया जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने निर्देश दिया कि महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी में प्रस्तावित उत्तर भारत के बड़े इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का जल्द से जल्द निर्माण किया जाएगा। नांगल चौधरी में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के खुलने से दक्षिण हरियाणा में पहली बार मल्टीनेशनल कंपनियों का आगमन होगा और महेंद्रगढ़ जिले के लिए राजस्व का हिस्सा भी बढ़ सकेगा। इस लॉजिस्टिक्स हब को दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड रेल फ्रंट कॉरिडोर का भी लाभ मिल सकेगा। खैर चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन, इस वीडियो का क्या क्वेश्चन है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किसे हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, अगर आपने अगस्त के महीने के टॉप 70 क्वेश्चनों वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी जल्द से जल्द देख लीजिए। और अगर आप PDF चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।